सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। तो आज मैं जीएस पेपर वन के लेक्चर में थर्ड लेक्चर लेके आ रहा हूँ, जो कि मिथिला पेंटिंग है। हालांकि सिलेबस में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि मिथिला पेंटिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट फिर भी इंडियन कल्चर लिखा हुआ है। देखिए, तीन आर्ट एंड कल्चर का तो स्पष्ट लिखा हुआ है, मौर्यन आर्ट, पाला आर्ट, पटना कला। बट मिथिला पेंटिंग लिखा हुआ नहीं। फिर भी बिहार में आजकल इसका जोर शोर से और देश विदेश में भी इसकी बहुत ज्यादा जान पहचान हो गई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछी जा सकती है। तो हम लोग इसको कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जितनी भी मटेरियल है वो सारा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। आप वहां से जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये एक तरह से फॉग पेंटिंग के रूप में इसे देखा जाता था। हालांकि आजकल इसके इसे सिर्फ बिहार ही नहीं, बहुत बल्कि बिहार वासियों के द्वारा और दूसरे तरह के कलाकारों के द्वारा भी अपनाया जा रहा है। इसको जनरली वोमेन के द्वारा मिथिला क्षेत्र में किया जाता था अर्लियर डेज। अभी तो इसमें मेल और फीमेल दोनों बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन पहले ये वोमेन के द्वारा ही किया जाता था मिथिला क्षेत्र में। और मिथिला कहाँ पड़ता है? तो मिथिला रीजन जो है बिहार के दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, वो एरिया, और सम पार्ट ऑफ द नेपाल ऑल्सो कम्स अंडर मिथिला रीजियन। ओके। और ये पहले मड वॉल जो होती थी उस एरिया में पहले जो मिट्टी के दीवार बनाए जाते थे, जिसे भित्ती भी कहा जाता था पहले। आजकल तो वैसे वॉल नहीं मिलते हैं, तो पहले इसको मड वॉल पे बनाया जाता था। आजकल क्लोथ पे भी आप देखिएगा, साड़ी पे भी, रेलवे पे भी आजकल रेलवे की बोगीज पर भी बनाए जाने लगे हैं। तो आजकल इसका बहुत मॉडर्नाइज कर दिया गया है। बट इनिशियली व्हेन इट स्टार्टेड इट वाज डन ऑन मड वॉल्स। ओके। तो उसी को मैं यहाँ हिंदी में दे दिया हूँ। अब चलते हैं हम लोग डिटेल में इसका स्टडी करते हैं। ऑरिजिन कहाँ है? तो ये ऐसा माना जाता है कि रामायण पीरियड से ही ये शुरू हुआ था। जब सीता जी का शादी हुआ था तो फिर वो उस समय में राजा जनक जो थे, वो वहाँ के आर्टिस्ट को ऑर्डर दिए थे कि वो अपने घर पे और वो ये सारा पेंट करे, रास्ता में, दीवार पे। तो ये सारा वहां से ही ओरिजिन इसका माना जाता है। बट मॉडर्न रूप में जो हम लोग देख रहे हैं, सो ये जब बिहार में एक भयानक अर्थक्वेक आया था 1934 में। ओके। तो उस समय में जो यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर थे, उनका नाम था विलियम जी आर्चर। तो वो जब ये देखने गए थे कि कितनी क्षति हुई है, तो उनको ये सारा पेंटिंग, वहाँ के वॉल जो बिखरे पड़े हुए थे वहां पे नजर आया। और फिर उन्होंने इस सारे चीज को देखा और बाद में जब डिवास्टेटिंग इफेक्ट इसका थोड़ा कम हुआ, तो फिर ये इस आर्ट को पॉपुलराइज करने का कोशिश किए। तो एक इनको एक तरह से समझिए तो मिथिला पेंटिंग के, मॉडर्न मिथिला पेंटिंग के एक तरह से हम लोग जनक के रूप में भी कहे जा सकते हैं। जनक तो नहीं, बट हाँ, पॉपुलराइज करने में इनका बहुत ही अधिक मात्रा में इनका रोल रहा है। फिर जब ये पॉपुलराइज कर रहे थे तो उस समय में इन्होंने और इनके प्रयास और कुछ और लोगों के द्वारा लंदन में 1942 में गैलरी एक आयोजित किया जाता है। एक तरह से आप हम लोग बोल सकते हैं कि आर्ट फेयर टाइप का होता है, जिसमें हुआ था, जिसमें कि इसको दिखाया गया था और वहां से इसकी ख्याति और अधिक बढ़ गई। ओके। फिर जब भारत आजाद हुआ तो पहली बार इसको 1967 में, ये आप मेंशन कर लीजिएगा। तो ये तीन नेम आप जरूर अपने आंसर में मेंशन कीजिएगा, ये ईयर और इनका नेम। और फिर 1967 में जो डेली एग्जीबिशन हुआ था उसमें इनका रोल, यहाँ से मिथिला पेंटिंग और अधिक मात्रा में पॉपुलराइज होना शुरू हो गया। फीचर क्या होता है? तो इसका फीचर ये होता है कि ये हमें इन जनरल मैक्सिमम इमेज में आप देखिएगा कि डबल लाइन से यहाँ पे बॉर्डर बनाया। ओके। तो एक तो ये, दूसरा कि ब्राइट कलर यूज किया मिथिला पेंटिंग में। आप विथ रिस्पेक्ट टू अगर पटना कलम पेंटिंग को देखिएगा तो मिथिला कलर पेंटिंग में इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में ब्राइट कलर का यूज किया जाता है। जो एक इमेज होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई इमेज बना हुआ है ट्री का, और यहाँ पे अगर आप दिखाएगा कि कोई एनिमल है, तो अगर ये फील्ड है तो इस बीच का भी जितना पार्ट होता है उसको भी पूरा भर दिया जाता है। मतलब कहीं पे भी कोई स्पेस नहीं बचता है। जबकि आप पटना कलम में देखिएगा या और दूसरे तरह से वो बैकग्राउंड यूज ही नहीं करते थे उनको, थोड़ा चीप प्राइस पे उसको बांटना था। लेकिन यहाँ पे जो है देर इज नो स्पेस बिटवीन एनी फिगर, गैप वो कहीं पे भी नहीं छोड़ते हैं। ओके।
ट्रेडिशनली ये वुमेन के द्वारा ही बनाया जाता है बनाया जाता था। हालांकि आजकल के समय में मेल आर्टिस्ट भी इसमें बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सिंबॉलिक टाइप का यहाँ कहने का मतलब है कि ये बर्ड हैज बीन ड्रॉन, मान लीजिए कि कोई बर्ड ड्रॉन किया गया तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये डक है या पीकॉक है या पैरॉट है, यानी एक सिंबल के रूप में आपको दिखाया जाएगा कि हाँ ये एक बर्ड है, और फिर आपको ये पता नहीं चलेगा उसमें से कि ये कौन सी बर्ड है। तो ये एक तरह से सिंबॉलिक टाइप में दिखाते हैं कि हाँ ये बर्ड है। ओके, तो ये चीज का रिप्रेजेंटेशन इसमें बहुत अधिक मात्रा में है। अब टाइप्स टाइप्स जो है, ये इसके कुछ टाइप्स हैं, बट इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो तीन तरह के हैं। पहला, गोसाई, जो वॉल पेंटिंग पे गोसाई घर इन जनरल मिथिला रीजन में जो उनके कुलदेवी देवता होते हैं, भगवान का जो भी घर होता है उसको बोला जाता है। तो मोस्टली उनके वॉल पे इसको पेंट किया जाता था। इसमें राम सीता, शिव पार्वती का, मान लीजिए दुर्गा, ये सारा गॉडेस को इन जनरल वहां पे दिखाया जाता है। जो दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कोहबर पेंटिंग। कोहबर पेंटिंग होती है जब किसी की नई नई शादी होने वाली होती है, तो उन लोगों के लिए जो कपल होते हैं उनके लिए जो घर बनाया जाता है, रूम रखा जाता है रिजर्व, उस रूम को कोहबर रूम बोलते हैं। इसमें बहुत ही इरोटिक और रोमांटिक पोस्चर्स में मेल और फीमेल का इमेज बनाया जाता है, यक्ष याक्षिणी का भी इमेज बनाया जाता है, और इसमें वॉल पे भी बनाया जाता है और वॉल के जो कॉर्नर होता है उस पे भी बनाया जाता है। और यहाँ पे जितने भी इमेज बनते हैं उसके कुछ ना कुछ सिंबॉलिक मीनिंग होता है। जैसे कि अगर फिश रहता है तो फिश इरोटिसिज्म का रहता है, लोटस अगर रहता है लीफ वो फीमेल के जेनिटल्स के लिए रहता है, एलिफेंट हॉर्स जो होता है वो फेम रेप्यूटेशन के लिए रहता है, और सन और मून जो होता है वो जो बर और बधू होते हैं उनके लॉन्ग लाइफ की कामना के लिए होता है। तो इन सबों के पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग है यहाँ। जो तीसरा होता है वो होता है अरियन, और उसको अर्हिपन भी बोला जाता है, मिथिला रीजन में अर्हपन। अर्हिपन क्या होता है कि जब ये जनरली लैंड पे ड्रॉ किया जाता है, ये वॉल पे नहीं किया जाता है, वो आंगन में किया जाता है किसी खास पूजा के उनके अवसर पे, या कुछ शुभ मुहूर्त मुहूर्त के अवसर पे इस सब चीज का किया जाता है। और इसमें भी जो चीज पिक्चर सब बनाए जाते हैं, बर्ड्स, ह्यूमन, फ्लावर्स, बहुत तरह की चीज रहते हैं, गॉड गॉडेस, स्वास्तिक का जो इमेज होता है वो, ये सारा चीज बनाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन के लिए यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की पेंटिंग की जाती है। तो ये तीन आप जरूर मेंशन कीजिएगा अपने आंसर की में, ये कीवर्ड्स है, आप इसको दो चार लाइन में और कुछ कुछ एग्जांपल डाल करके इसको जरूर कीजिएगा। तो उसी को मैं यहाँ हिंदी में भी दे दिया हूँ, भित्ति चित्र क्या होता है, रिबन क्या होता है, किसका क्या क्या मीनिंग है, तो वो आप पॉज करके देख सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे आकर के वहां से भी जुड़ के आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट्स और थीम जो होता है रिलीजियस डीटी पे रहता है, राम सीता, मैरिज जैसे हम वो बताए थे कोहबर में, पूजा के अवसर पे अरिपन किया जाता है। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इसमें बर्ड्स एनिमल इन सब चीज का यूज, बर्ड्स एनिमल प्लांट्स ट्री इन सब चीज का यूज किया जाता है। ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट रहता है, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट मतलब कि अगर मान लीजिए कहीं पे उनको कोई आदमी का फिगर दिखाना हो तो वो ऐसे करके सिंपली इस तरह से भी बनाते हैं, अगर सिंबॉलिक रूप में उनको दिखाना है कुछ तो ऐसे भी बनाते हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का भी यूज होता है, हालांकि आजकल इसका यूज कम हो रहा है फिर भी होता है। सोशल इशू जैसे हम फेस्टिवल बनाए थे बताए थे, अरिपन, हाँ अरिपन जो था इनिशियली स्टार्ट हुआ था जब नया नया जो फसल कटते थे पुराने जमाने में, तो उनके आने से पहले घर पे अरिपन का यूज किया जाता था उस समय में। तो ये सारा चीज को वहां पे दिखाया जाता है। टूल, तो टूल में जो है मेनली ये लोग अपना फिंगर, जनरली मिथिला पेंटिंग की ये खूबी है कि फिंगर टिप से भी लाइक 30 to 40% जो वो लोग पेंट करते हैं वो इन जनरल फिंगर से ही करते थे, नहीं तो मैच स्टिक्स इसका भी यूज किया जाता है। जो करची कलम होता था, पेन बांस का ही जो पतला सा रहता है हिस्सा, उसका कलम बनाया जाता था और उसको इंक में डुबो करके फिर पहले लोग लिखते भी थे, तो उसका यूज किया जाता है। ब्रश ट्विक्स ये सब चीज का यूज किया जाता है। नेचुरल कलर एक बहुत ही खासियत है इसका कि इस पेंटिंग में अभी भी बहुत अधिक मात्रा में नेचुरल कलर्स का यूज किया जाता है, जो कि वेजिटेबल, लीव्स, मिनरल्स इन सब चीजें से मिल करके बना होता है। जैसे कि अगर ब्लैक कलर को आप देखिएगा तो ब्लैक कलर काजल वो क्या करता था, जो डिबिया होता है, दिया होता है अपने तरफ लालटेन, उसके ऊपर रख करके और फिर उससे कलर बनाता था। येलो जो है लाइम मिल्क बर्ड इस सबको मिक्स करके बनाया जाता था, टर्मरिक से भी, हल्दी से भी बनाया जाता है, लेमन को भी निचोड़ करके उससे भी बनाया जाता है। और येलो कलर जो है
हाँ, इसमें जितनी भी कलर होती है उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर येलो देखिएगा तो वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। अगर इमेज में आप देखिएगा कि ऊपर के भाग में, नीचे के भाग में सॉरी, येलो कलर ज्यादा पेंट किया था, तो मतलब वो जमीन को दिखा रहे हैं। रेड कलर अगर देखिएगा तो रेड कलर जो रिप्रेजेंट करता है आग को रिप्रेजेंट करता है, फायर को। और व्हाइट कलर अगर देखिएगा तो व्हाइट कलर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वाटर। तो ये सारा चीज आप मेंशन कर सकते हैं, दो तीन कीवर्ड्स। और ये मैक्सिमम नेचुरल वेजिटेशन या लीव्स या मिनरल से प्राप्त किया जाता है। और हालांकि आजकल इस पे केमिकल कलर का भी बहुत अधिक मात्रा में यूज होना शुरू हो गया है, फिर भी अभी भी इसमें नेचुरलिटी अभी भी बरकरार है। पीपल, तो इसको जो है मैक्सिमम इनिशियल डेज में देखा जाता था कि दो तरह की इसमें पेंटिंग होती थी, एक अपर कास्ट के लोगों के द्वारा और एक लोअर कास्ट के लोगों के द्वारा। अपर कास्ट के लोग जो होते थे वो इन जनरल वारानी या गोसाई, यही जो हम भगवान का घर बताए थे उनका, इस तरह का काम मतलब पेंटिंग अधिक किया करते थे। जबकि लोअर कास्ट के लोग जो होता था वो गोंडा, जो मेनली इस तरह का पेंटिंग वो किया करते थे। कोहबर्ट पेंटिंग जो है वो अपर कास्ट लोअर कास्ट से परे था, हमेशा से इसमें दोनों कास्ट के पीपल जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे। बट मॉडर्न टाइम में आप देखिएगा तो अब ये जो डिफरेंस था वो डिसअपेयर हो गया है। आजकल आपको नहीं पता चलेगा कि किसके द्वारा कौन सा पेंटिंग किया गया है, जो कि एक अच्छी बात भी है। फेमस सेंटर क्या है, तो फेमस सेंटर ऑब्वियसली जो इसको कभी कभी आप देखिएगा कि मिथिला पेंटिंग को मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है। यानी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो है ये इसका ईपी सेंटर आप बोल सकते हैं उसका। उसमें भी एक जगह होती है बेनीपट्टी, वहां पे, और फिर जिताबपुर, ये दोनों जगह जो है बहुत ही फेमस था और अभी भी है वो मधुबनी पेंटिंग के लिए, मिथिला पेंटिंग के लिए। इसमें बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसको पॉपुलराइज करने में, जिसमें कुछ आप देखिएगा कि ग्राम विकास परिषद एक एनजीओ है, उनका रोल बहुत ही अधिक सराहनीय है इस मिथिला पेंटिंग को प्रसिद्धि दिलाने में। साथ ही आप ये मिथिला अस्मिता जो है इनका भी रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आजकल मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट भी मधुबनी में खुली हुई है, वहाँ पे सैकड़ों लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। फिर यहाँ से ही आप उनको ई कॉमर्स या आदि प्लेटफॉर्म से जोड़ भी दिया जाता है। यहाँ पे बहुत ही अधिक मतलब गवर्नमेंट भी इसको पॉपुलराइज करने के लिए बहुत अधिक कोशिश कर रही है, और इस इंस्टीट्यूट का मॉडर्न डेज में बहुत ही बड़ा हाथ है मिथिला मधुबनी पेंटिंग को पॉपुलराइज करने में। जो आप देखते हैं कि श्रमजीवी बहुत सारा कुछ ट्रेंड्स है, दो तीन ट्रेंड्स आगे नेम हम दिखाएंगे, कि जिसके बॉगी को मिथिला पेंटिंग से पूरा पेंट कर दिया गया है, उसमें भी इस इंस्टीट्यूट का हाथ बहुत ही सराहनीय था। फेमस आर्टिस्ट, तो इस पेंटिंग का जो फेमस आर्टिस्ट है वो आप महासुंदरी देवी, इनको पद्मश्री मिले हुए है। और हाल ही में अगर आप देखिएगा तो दुलारी देवी, इनको 2021 में मिला हुआ है। और साई देवी पहली थी जिन्हें कि पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो इन तीनों का नाम बहुत ही फेमस हुआ, और जब से इन लोगों को पद्मश्री मिला तब से मिथिला पेंटिंग की ख्याति और अधिक हो गई है। तो इन तीनों लोगों का आप नाम जरूर मेंशन कीजिएगा अपने आंसर शीट में। फिर भारती दयाल, शशिकला देवी, यहाँ जापान में जो एग्जीबिशन, हाँ जापान में भी मिथिला पेंटिंग को बहुत बढ़ चढ़ के पॉपुलराइज किया गया है, और जापान में इस पेंटिंग की खरीदारी भी बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो इन दोनों का नाम आप जरूर मेंशन कीजिएगा, और जापान एग्जीबिशंस का भी नाम मेंशन कीजिएगा। फिर बहुत सारे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले हैं, जिसमें कि श्री भास्कर कुलकर्णी जी है, एलन मिश्रा जी हैं। तो इन लोगों का नाम आप जरूर मेंशन कीजिएगा। फिर भी जो पद्मश्री के नेम से तीन लोग थे उनका नाम आप किसी भी हालत में आपके आंसर शीट में महासुंदरी देवी, दुलारी देवी या साई देवी, इनका नाम होना चाहिए। स्टेटस इस आर्ट का क्या है, तो इट हैड बीन रिवाइव्ड एंड नाउ इट इज फेमस एंड वेरी फ्लरिशिंग पेंटिंग स्कूल्स ऑफ बिहार। कमर्शलाइजेशन ऑफ मधुबनी पेंटिंग जो हो रहा है वो इसलिए और अधिक मात्रा में होने लगा है कि आप देखिएगा कि इसको क्लोथ पे, पेपर पे, बैग्स कवर पे आजकल, और डेकोरेशन पर्पज से भी इसका यूज होना शुरू हो गया। तो ये सारा चीज जो है एक साथ आने से मिथिला पेंटिंग का आजकल बहुत ख्याति प्राप्त हो गया है, और इसका मार्केट भी बहुत अच्छा बन गया है, लोगों के बीच में बहुत अधिक पॉपुलर भी हो गया। और इसके साथ साथ चार दो तीन चीज आप यहाँ पे जो हाईलाइटेड है उसको जरूर मेंशन कीजिएगा अपने आंसर की में। एट द गेट ऑफ पार्लियामेंट, इसको इस पेंटिंग को यूज किया गया है। मधुबनी रेलवे स्टेशन 14,000 स्क्वायर फीट,
यहाँ पे पेंट किया गया था मधुबनी से, और ये मधुबनी पेंटिंग को, और ये गिनीज वर्ल्ड बुक के रिकॉर्ड में भी शामिल हो गया। तो एक तो ये और दूसरा पटना रेलवे स्टेशन, अगर आप पटना रेलवे स्टेशन पे कभी जाइएगा तो जो बाहर की जितनी भी मूर्तियां, इवन तो बौद्ध की मूर्तियां हैं, वो सारा चीज आप गौर से देखिएगा, वो सारा मिथिला पेंटिंग के स्टाइल में ही किया गया है। इवन अगर आप रेलवे स्टेशन जाइएगा तो बाहर की जो दीवारें हैं उस पे भी मिथिला पेंटिंग के स्टाइल में पूरा वॉल को पेंट किया गया है। जयंती जनता एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति, ये सारी ट्रेन और पटना राजधानी जो चलती है जनशताब्दी एक्सप्रेस, इन सबों के बोगी को मिथिला पेंटिंग से पेंट किया गया है। तो ये सब एक तरह का तरीका है कि मान लीजिए बार बार लोग इसको पूरा इंडिया में देखेंगे, ट्रेन जहां से भी गुजरेगी तो ये मिथिला स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, और वो पेंटिंग जब आप ध्यान से देखें तो इतनी अट्रैक्टिव लगती है कि पूछिए मत। तो आप उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो एक तरह से आप समझिए कि मिथिला पेंटिंग का एडवर्टाइजमेंट के रूप में इस सबको किया गया है। साथ ही सोना पे सुहागा हो गया है वो ये कि जीआई टैग भी मिल गया है मिथिला पेंटिंग को, और जब से मिथिला पेंटिंग को जीआई टैग मिला है तब से इसकी बिक्री अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और अधिक मात्रा में बढ़ गई है, यहाँ के लोगों को और अधिक मात्रा में रोजगार मिलने लगे हैं। तो ये हो गया। फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल लेवल पे जैसा कि मैं यहाँ पहले ही बताया था कि आपको शशिकला देवी, इनका नाम आप जरूर मेंशन कीजिएगा कि जापान में ये पॉपुलराइज करने में इनका बहुत अधिक ही मात्रा में हाथ था। और ए म्यूजियम इन टोकामोची सिटी ऑफ द जापान बाय हैसेगुआ, तो ये म्यूजियम जो है ये इसका भी नाम आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि जापान में, और अगर नहीं भी याद रहे तो एटलीस्ट जापान जरूर आप लिखिएगा कि जापान में ये बहुत अधिक मात्रा में सेल होती है और बहुत अधिक मात्रा में इसको ख्याति मिल चुका है। तो ये सारा चीज जो था वो मिथिला पेंटिंग के लिए था। और हाँ, रेमेंड्स जो है वो भी मदद कर रहा है मिथिला पेंटिंग को बढ़ावा देने में, उनके भी कुछ सूट्स अब आएंगे जिसपे कि मिथिला में पेंटिंग का कुछ सिंबल दिया हुआ रहेगा। तो ये सारा चीज है कि मिथिला पेंटिंग के बारे में। तो मिथिला पेंटिंग में बेसिकली आप देख लीजिए दो तीन चीज आपको ध्यान दे देना है कि कहाँ कहाँ पेंटिंग होता है। तो ये जो तीन चार तरह का पेंटिंग हम आपको शुरुआत में बताए थे, कि थोड़ा आप ये बता दीजिएगा कि वुमेन के द्वारा होता था मड वॉल में, इन तीनों आदमी का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। डब्ल्यू जी आर्चर 1942 का आर्ट गैलरी, 1967 का दिल्ली एग्जीबिशन, ये जरूर कीजिएगा। और फिर ये ब्राइट कलर होता है, स्पेस नहीं रहता है, सिम्बॉलिक मीनिंग होता है इन लोगों का, सिम्बॉलिक मीनिंग होता है, तो ये सारा चीज। और वॉल पेंटिंग में गोसाई, कोहबर पेंटिंग, ये दोनों, और अरिपन पेंटिंग, ये तीन होनी ही होनी चाहिए आपके आंसर शीट। फिर इसके अलावा आप ये किस सब्जेक्ट थीम इसका क्या होता है, कैसे इसको पेंट किया जाता है, नेचुरल कलर क्या होता है, और कौन सी कलर किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये हो गया। और उसके बाद आपको फिर ये करना है कि किस एरिया में ये फेमस है, और इसके कुछ आर्टिस्ट का नाम जो पेंटर्स हैं, और इसमें ये तीन नाम होना ही होना चाहिए आपका आंसर शीट में, और ये चौथा नाम जरूर होना चाहिए। और इतना करने के बाद आप पार्लियामेंट बिल्डिंग में, रेलवे स्टेशन, इन सब चीज में जीआई टैग मिल गया है, तो ये आप इसको मेंशन कर दीजिएगा। वे फॉर्मूला में एक अच्छा सा कंक्लूजन लिख दीजिएगा कि ये रामायण के पीरियड से आ रहा था और अभी भी बहुत फेमस है, और हम लोगों को चाहिए कि इस गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको और बढ़ावा दे, गवर्नमेंट इसके लिए प्रयासरत भी है, लेकिन अभी और मात्रा में इसको बढ़ावा दे, ताकि जो नॉर्थ बिहार है जहाँ पे मिथिला एरिया है वहाँ पे बहुत गरीबी है अभी भी, तो उस सब को दूर करने में एक तरह से ये हाथ बटा। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।